चेहरे पर मुस्कान लेकर के ये मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए अद्भुत होने वाला है। अगर आप 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो आपको दिखा देना है कि किसमें कितना है दम। आपको बता दें, यहाँ पे जितने भी प्रश्न मिलेंगे सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएंगे, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र कोड संख्या यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बता दें आपको कुल प्रश्नों की संख्या मिल जाएगी, कितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएंगे। टोटल आपको 110 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 80 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा। तो टोटल 80 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं और देखते हैं कि कौन बच्चे सबसे तेजी से 80 में 80 प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल पे पहले मेरा सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे समय मिल जाएगा, तो 2 घंटे 45 मिनट का आपको समय मिलेगा जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो। और इससे आपको पूरे 80 मार्क्स मिलेंगे और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलती है। इस प्रकार से आपको पूरे 100 नंबर मिलते हैं। तो ये देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि समतल दर्पण में, आखिर में समतल दर्पण में क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण से जो है छोटा होता है। तो आप सभी को पता है कि समतल दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका इसका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आप लोग फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएं कि आप याद कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है, किसके कारण अपवर्तन होता है। तो बिल्कुल आप याद करके रखिएगा कि प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका मॉडल पेपर 1 है, इसमें आपको पूरे के पूरे 80 प्रश्न मिलेंगे, जो कि काफी लाजवाब प्रश्न है। आप एक भी प्रश्न को इसमें छोड़ करके जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए तो ये देख सकते हैं अगला प्रश्न 3rd नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी का काफी शानदार प्रश्न है। और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है। देखते हैं कि कौन सबसे तेजी इसका जवाब दे पाते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। तो जितने बच्चे हरा दे रहे हैं ऑप्शन ए दे रहे हैं, बिल्कुल से उत्तर है 3rd नंबर प्रश्न का उत्तर। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पहला अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या। वाह क्या लाजवाब प्रश्न है यार। फटाफट से आपको जवाब बता रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है जी? तो एनीमिया होता है, यानी कि सी नंबर आपका जो ऑप्शन दिया गया है आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस साल मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है। गूगल क्रोम में DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है वो आपको सर्च करना है। तो आपके सामने फटाफट ओपन होकर क्या आएगा, DLS एजुकेशन ऑफिशियल। तो आपको DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करना है, न कि कहीं और। DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है इस प्रकार से जो 3 डॉट जो देखने को यहाँ पे मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, लेकिन आपको एक आसान तरीके बता देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है कि डाउनलोड 10th मॉडल पेपर 2022 के लिए। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो जो भी चीज चाहिए, जैसे कि मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो मॉडल पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐड वगैरह आता है तो आपको बंद कर देना है। उसके बाद से देखिए नीचे जाना है तो आपको सबसे सब्जेक्ट पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट का आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले साइंस है, साइंस पे क्लिक करके दिखा देते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये आ चुका है मॉडल पेपर, और इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आ चुका है, और इसका उत्तर जो है भी आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे इसमें का जबरदस्त जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो काफी जबरदस्त है ना। तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिए और बहुत ही जबरदस्त है ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, बड़ी मजा आएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन आ चुका है। जो भी आपका सही जवाब होगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सही है तो देखिए सही पे आ चुका है, गलत होता तो आपको बता देता है, फिर आगे जाना है ना। और इसमें एक आवाज भी उत्पन्न होगी, आपको बताएगा भी कि आपका सही उत्तर है या फिर गलत उत्तर है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आपका सही है या फिर गलत है आपको यह आवाज आएगा अमिताभ बच्चन का। तो फटाफट से कीजिए, एकदम धमाल में चला देना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कर रहे हैं उसका जवाब देने का आपको प्रयास करना एकदम फटाफट से। चलिए तो प्रश्न क्या है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए वाह क्या बात है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O और CO2 इनमें सभी, तो ये सभी आवश्यक होगा तभी स्वपोषी पोषण कर सकते हैं, यानी कि अपना भोजन कर सकते हैं, है ना। यानी कि इसका A, B, C यानी कि D, ये चारों यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे फटाफट से जवाब दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। ये तो क्वेश्चन इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त तो नहीं किया जा सकता। तो मिट्टी को जो है वह लेंस बनाने के लिए उपयुक्त तो नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर है आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं और लाइक करने में कंजूसी नहीं किया तो फटाफट से कीजिए, तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस का फोकस दूरी जो होगी क्या होगी। कब सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रतिदिन शाम को 8 बजे और सुबह 6 बजे 2 क्लास आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप फटाफट से जरूर लेंगे सभी क्लास, और अभी तक आप हमारा बुक नहीं खरीदे हैं जो आपके लिए लिखे हुए हैं ये सभी आपका बुक मिल जाएगा। आप मार्केट में जाइएगा, डीएलएस एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का बुक आप अगर आप मांगते हैं तो आपको बुक मिल जाएगा। फटाफट से जाकर के बुक को खरीद सकते हैं, और आप हमारे वेबसाइट से जाकर के टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम वगैरह, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबसे जुड़ जाइए। काफी जबरदस्त होने वाली है आपकी क्लास और काफी जबरदस्त आपकी आएगी मार्क्स, यानी कि रिजल्ट आपकी काफी जबरदस्त होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता जो एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी कैसे निकाली जाए आपको सबको पता होनी चाहिए कि P बराबर 1/F होती है, आपको ये पता है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न आप देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है P बराबर होता है 1/F होती है, लेकिन जब ये सेंटीमीटर में होती है तो यहाँ पे ऊपर 100 हो जाती है, यानी कि 100/F होती है। तो P का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया गया है तो 1 बराबर 100/F, F का वैल्यू यहाँ पे निकालना ही है, तो यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो लगा देंगे 1 और तिर्यक यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो F में 1 से करेंगे तो हो जाएगा F और बराबर हो जाएगा 100 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि 100 हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो है दो तरीके से दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया माइनस में दिया गया है और एक प्लस में दिया गया है। तो यहाँ पे जो है पहला जो ये ऑप्शन सी नंबर जो दिया गया प्लस में दिया गया है, प्लस में उत्तर इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि चिन्ह प्रपाटी नियम कहता है कि उत्तल जो लेंस होती है या दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि प्लस इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रहता और केवल यहाँ पे अवतल लेंस कह देता तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाता, यानी कि ऑप्शन डी होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका सी होगा। इस बात को आपको याद करके रखनी है, काफी जबरदस्त ये क्वेश्चन है और आपको इसी तरह क्वेश्चन का जवाब देना है और शानदार तरीके से आपका रिजल्ट आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही जबरदस्त होगा। अगर आप टॉपर की सपना रखते हैं तो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, फटाफट से आप जवाब बताइएगा। अगला प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी जो है वो -15 सेंटीमीटर, दर्पण का लेंस कैसा होगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अभी हमने आपको बताया, अब भी बताया आपको, आप फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे हमने क्या कहा कि माइनस में होगा तो क्या चीज होगा, चिन्ह प्रपाटी में क्या कहते हैं, माइनस में अवतल होगा। बिल्कुल बिल्कुल वो अवतल होगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ये दोनों का दोनों या अवतल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर माइनस में होती है तो दोनों लेंस संभवतः कौन से होंगे, तो वो अवतल होंगे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगर वह माइनस में नहीं रहता, मान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू कितना भी दिया है उसे वैल्यू से मतलब नहीं है, बस आपको माइनस और प्लस को याद करके रखना है। अगर प्लस रहता है तो उत्तल और माइनस रहता है तो अवतल। यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, दोनों का दोनों अवतल हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे जबरदस्त और मतलब हमेशा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। और क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या होती है। आपको पता है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या होती है, फटाफट से जवाब दे दीजिए। ये एक निकट दूर एक आपका दूर बिंदु आपको बताना है, इसमें माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपको दूर बिंदु बताना है। तो बताना है कि दूर बिंदु क्या होगा, तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि अनंत होता है। क्या होता है जी, अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न सबसे शानदार प्रश्न, और प्रश्न कह रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, वाह क्या प्रश्न है कि उस नेत्र में होता है, क्या होता है, जो नेत्र यानी कि जो आंख निकट की वस्तु को, जो पास में रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, यानी कि वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो वो उस नेत्र में कौन से दोष हुई है, तो उसमें दूर दृष्टि दोष हुई है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा दोष उसमें हुआ है, तो दूर दृष्टि दोष हुआ है। एक बात याद करके रखिएगा, जो कि ट्रिक आप समझ लीजिए,
अगर जहां की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी उसी को आप दोष कह दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे कहा प्रश्न कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, इसका मतलब हो गया कि वो दूर की वस्तु को देखेगा, तो दूर की वस्तु को देखेगा तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ये उल्टा होता है इसमें, है ना, याद करने का एक आसान तरीका है। ओके, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, और एकदम रटते जाइए, एकदम मतलब कि एक समझते और रटते जाइए, दोनों काम कीजिए एक साथ, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। आपके एग्जाम में काफी कम समय बचा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? प्रकाश की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या फिर वसा की? बिल्कुल आप सही जवाब दे पा रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर की, ग्लूकोज के ऊपर ये उत्पत्ति होती है, यानी कि ऑप्शन जो सी नंबर कह रहा है आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा हर एक प्रश्न का जवाब देना। नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको गेस करना है। जब आपको बताएंगे तो आपको याद करते जाना है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते जाना है ना। और अपने फ्रेंड्स को फटाफट से शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए, फटाफट से करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है। तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको बताना। बिल्कुल तो लीवर होती है बाबू, लीवर, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ये नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही, ये तो क्वेश्चन मतलब कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, कि ग्वाइटर तथा घेंगा पनपता, मतलब कि ग्वाइटर जो घेंगा रोग होता है वह किसके कारण होता है? बिल्कुल आयोडीन के कारण होता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है, यानी कि आयोडीन की उपस्थिति अगर नहीं रहेगी तो घेंगा रोग हो सकता है, पनप सकता है ये, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन क्या चीज, बी नंबर हो जाएगा। आजकल आप देख पा रहे हैं कि घेंगा रोग की कमी बहुत हो गई है, यानी कि अब बहुत ना मात्रा में हो रही है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो नमक आ रही है वह आयोडीन युक्त आ रही है। चलिए अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, और शानदार प्रश्न को शानदार तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अद्भुत है आपके लिए, यह अद्भुत प्रश्न है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा था। चलिए तो प्रश्न है कि 14 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में क्या होता है? किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, या अवतल लेंस होता है, या फिर उत्तल लेंस होता है, या फिर उत्तल दर्पण होता है? जो सबसे जबरदस्त प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल इसमें एक उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, यानी इसको आप याद करके रखिएगा, जो कि सबसे जबरदस्त प्रश्न है। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा बाबू, सी नंबर आपको फटाफट से याद करके रखना है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या करा। 15 नंबर प्रश्न ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे, जो कि सबसे जबरदस्त प्रश्न है। और प्रश्न देख सकते हैं आपको कि स्क्रीन पे क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? वाह क्या बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल इसका क्या जवाब हो जाएगा? बिल्कुल रेटिना हो जाएगा यार, रेटिना में बनता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कान में ईयरफोन लगाइए और शांत जगह बैठ करके वीडियो देखिए, आपको पूरी कंप्लीट याद हो जाएगी। ठीक है, रटने से बढ़िया वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा और फिर आप अच्छे तरीके से समझिएगा, तो आपको पूरी तरीके से जो है याद हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि सबसे शानदार प्रश्न कह रहा है कि टिंडर प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? वाह क्या बढ़िया प्रश्न है, गजब लाजवाब प्रश्न है, कि टिंडर प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना पर आधारित होता है? आपको पता है ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, जो कि सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, कि प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का पटकिरणन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल लाजवाब प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। तो अगला प्रश्न के सबसे शानदार प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है? जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है, और ये क्वेश्चन आपको बता दें कि इंटर में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जब आप इंटर में जाएगा, साइंस सब्जेक्ट लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, और वहां पे बताया भी जाएगा कि 6.25 into 10 के पावर 18 कैसे निकल के आता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर। बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर, कि 6.25 गुने 10 का पावर 18। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। याद करते जाइएगा, देखिए याद करते जाइएगा और फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वीडियो को लाइक करके फटाफट से जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक एमीटर क्वेश्चन है कि एक एमीटर का परिसर जो है वह 0 पॉइंट कितना है? 3 एम्पियर है। कितना है? 0.3 एम्पियर है। इस एमीटर के स्केल पर डिवाइसों की संख्या कितनी है? तो 30 है। इससे यानी कि 0.3 एम्पियर से 30 डिवाइस को जोड़ा गया है ना। तो उस एमीटर के अल्प मापांक जो क्या होगी? सबसे अल्प मापांक यानी कि न्यूनतम सबसे कम जो मापांक होगी वो क्या होगी? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। आप याद करके रखिएगा कि 0.01 एम्पियर हो जाएगी। आप लोग
वीडियो को कमेंट करके बताइए, वीडियो में कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जाए, तो आप हमें बता दीजिएगा। क्योंकि देखिए यह मॉडल पेपर है, इसमें हम कोशिश करेंगे 80 प्रश्न है तो आपको फटाफट तरीके से 80 प्रश्न आपको करा दे, जिससे कि आपको पूर्ण पे याद हो जाए, कहीं पे भी आपको भटकना नहीं है, आपकी गजब तैयारी अब हो पा रही है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ पे होता है। बहुत ही सुंदर और लाजवाब प्रश्न है कि थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ से होता है, यानी कि इसका स्राव कहाँ से होता है, तो थायराइड से ही होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। तो इसे आप याद करके देखिएगा कि थायरॉक्सिन का जो स्रावण होता है वो थायराइड ग्रंथि से ही होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न कॉपी, और ये जो प्रश्न है ना ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये प्रश्न रहता है आपके एग्जाम में कि मानव में डायलिसिस थैली है, जो मानव में डायलिसिस थैली है ना वो कौन सी है, ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है यार। तो आपको जवाब देना है इसका, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा यार ए नंबर की नेफ्रॉन को हम लोग कहते हैं। और देखिए आपके एग्जाम में नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए भी आता है, तो कितने बच्चों का ये नेफ्रॉन का चित्र बनाने का आता है, या फिर हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, बिल्कुल बताइए। तो फटाफट से कितने बच्चों को नेफ्रॉन का चित्र बनाने का आता है। देखिए नेफ्रॉन और न्यूरॉन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, ध्यान से समझते जाइएगा प्रश्न को और याद करते जाइएगा, जवाब दीजिएगा तो बहुत ही मजा आएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, अपचयन या फिर विस्थापन, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपको बताना है, फटाफट से बताइए तो। बिल्कुल यार बहुत बढ़िया, थोड़ा सा पानी वगैरह पी रहे हैं यार। चलिए भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको ये बताना है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर। सबसे शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है जी, बिल्कुल ये क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कौन सा, अब क्या हम देख सकते हैं, कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा है। वाह क्या बात है, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, और ये पिछले वर्ष का भी क्वेश्चन पेपर है, मतलब कि ये क्वेश्चन पिछले आपके क्लास का भी ये क्वेश्चन है, आप पढ़े हैं बहुत अच्छी तरीके से, आप लगभग 7th में ही पढ़े होंगे कि विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है, बिल्कुल कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। और आप इसे कैसे सूचित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कूलम्ब को सी से लिख देते हैं आप, सी जहां पे रहता है उसे हम लोग कूलम्ब कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि जब अतिभारण होता है उस समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो अभी तो अतिभारण की समस्या वहां पे उत्पन्न हो जाती है, अतिभारण के समय जो होती है वहां विद्युत धारा का मान क्या होता है, सबसे ज्यादा हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे शानदार प्रश्न, इसका न्यूमेरिकल है, फटाफट तरीके से सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, काफी अद्भुत प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सबसे शानदार प्रश्न है कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम और 6 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को क्या किया गया है, श्रेणी क्रमबद्ध करके 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा जाता है। पहली कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर जो होगा वह कितना होगा, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करके बताना है। न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन है, आप अगर बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को एक स्पेशल वीडियो बना करके बता दीजिए तो बिल्कुल बताएंगे, तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके बताइए, फटाफट से बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की 8 वोल्ट होगा। जिन भी बच्चों को आता होगा तो वो निकाल लीजिएगा, अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम जरूर बताएंगे। चलिए तो आप हमसे जुड़े रहिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वह स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है, तो होता है अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, काफी लाजवाब प्रश्न यार। वीडियो को छोड़कर जाएंगे काफी दिक्कत हो जाएगी, पूरा वीडियो देखिए। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि फूलों के द्वारा होता है लैंगिक जनन। किसके द्वारा लैंगिक जनन होता है, फूलों के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिल्कुल, तो ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित जो है वह रोग है। तो 27 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा कि गुलेरिया भी है, सिफिलिस भी है और एड्स भी है, और इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर
हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले एक सरल विधि क्या चीज है, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको इसका जवाब बताना है, काफी लाजवाब प्रश्न है। आप फटाफट से इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर कंडोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर कंडोम हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न देख सकते हैं कि प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रश्न ये ला देते हैं प्रश्न आपके लिए। चलिए तो ये रहा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न सबसे शानदार प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि क्या चीज है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण यानी कि जनसंख्या को रोकने के लिए, अधिक जनसंख्या न फैले इसके लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है। जो स्त्रियां है वो स्त्रियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जो एक सर्जिकल विधि है, वो सर्जिकल यहाँ पे विधि बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की स्त्री नसबंदी जो होती है वो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर हो जाएगा। देखिए कॉपर टी का भी उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए सर्जिकल विधि के लिए बात की जा रही है, तो सर्जिकल विधि की बात की जाएगी तो स्त्री नसबंदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न देख सकते हैं। ये कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, या फिर इसके सिरों की ओर जाने से बढ़ता है, या फिर सभी बिंदु पर समान होता है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है और इसको बढ़िया क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से जवाब देनी है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि सभी बिंदु पर समान होता है। कैसा होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ये किसको संकेत करती है, बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है ये किसको संकेत करती है। ऑप्शन बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र को यह प्रदर्शित करती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बिल्कुल याद कर दीजिएगा, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसे हम कर देते हैं क्लास, मिटा देते हैं फटाफट तरीके से। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और अगले क्वेश्चन को बहुत ही शानदार क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, मतलब शानदार तरीके से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है, जो कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। प्रबल लवण बताना है आपको कि प्रबल लवण जो है वो कौन है। इसमें से आपको चार ऑप्शन दिया गया, NaCl, Ca, Cl2, BSO4 या फिर LiCl। वाओ क्या प्रश्न है, सबसे जबरदस्त तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल हो जाएगा प्रबल लवण NaCl, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। को फटाफट तरीके से टिक कर दीजिएगा, गोला लगा दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे और देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे बढ़िया प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम जो हाइड्रोकार्बन है वो कौन सी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार ऑप्शन दिया गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है, आपको जवाब देना है, बढ़िया क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से जवाब देना है आपको। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बिल्कुल मीथेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न देख सकते हैं कि प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, सबसे जबरदस्त प्रश्न है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आप याद कर लीजिएगा, सबसे बढ़िया प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की और जिनको भी याद है फटाफट से नीचे कमेंट करके बताते रहेंगे। बिल्कुल चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, काफी बढ़िया प्रश्न प्रश्न करके मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता था। वाओ बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है, जो इसके सबसे बढ़िया प्रश्न और बढ़िया प्रश्न को बृहद तरीके से जवाब देना है। बिल्कुल ये क्वेश्चन अद्भुत है, उसे आवर्त कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, आवर्त, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सी लंबा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह क्या चीज होगी, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। तो हो जाएगा ऊपरमुखी। क्या हो जाएगा, ऊपरमुखी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न और प्रश्न देख सकते हैं क्या कह रहा है कि विद्युत और चुंबक तत्व में घना संबंध है, इसका पता किसने लगाया था। विद्युत और जो चुंबक तत्व है वह दोनों में घना संबंध है, इसका जो पता लगा था वो किसने लगा दिया था, ओम ने, न्यूटन ने, या फिर स्टर्ड ने, या फिर कुलम्ब ने। कौन लगाया था आखिर कौन लगाए थे, वे कौन थे, तो बिल्कुल वह थे स्टर्ड ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जो कि काफी शानदार प्रश्न है और शानदार क्वेश्चन का शानदार आंसर हो जाएगा स्टर्ड।
अगला अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी का देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक जो विधि है वो कौन सी है। देखिए वहां पे आपको कुछ दूसरा प्रश्न था, इसी क्वेश्चन को है ना किसी दूसरे ढंग से पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक जो विधि है वो कौन सी है। तो सरल यांत्रिक विधि आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, कॉपर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर टी हो जाएगा। कंडोम का उपयोग कौन करते हैं, तो पुरुष करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है। देखते हैं, काफी शानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न को शानदार तरीके से जवाब दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि लैंगिक जन संचालित रोग हर्पीस है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपको जवाब दे रहा है। इसका जवाब जो होगा बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर होगा, वायरस जनित रोग है। क्या हो जाएगा, वायरस जनित रोग, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। 40 प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं, पूरे 80 प्रश्न करना है और आपको 80 में 40 प्रश्न का जवाब देना है एग्जाम में। ठीक है, 80 में आपको मात्र क्या जवाब देना है, मात्र 40 प्रश्न का जवाब देना है एग्जाम में, लेकिन हम लोग पूरे 80 प्रश्न करेंगे, देखेंगे कैसा प्रश्न रहने वाला है। और आपको इसमें से कोई भी प्रश्न आता है तो आपको फटाफट तरीके से आपको उसका जवाब दे देना है। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े, देखिए अगर जोड़ा ना पूछे कितने पाए जाते हैं तो आपको 46 बताना है, लेकिन जब जोड़े की बात की जाए तो 23 आपको बताना है, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न क्या कह रहा है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। ये कौन से अंग है, किस प्रकार के अंग है, समजात अंग है, अवशेष अंग है, समृद्धि अंग है, या फिर इनमें से कोई कौन सा अंग है। ये कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरीके के अंग है, आपको ये बताना, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बिल्कुल ये समृद्धि अंग है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आपको याद करते जाना है। ठीक है, चलिए आगे बताना है आपको क्या प्रश्न है और ये आगे बताना है उसका जवाब जो क्या अगले प्रश्न की है ना। जो जिस भी प्रश्न का आपको याद नहीं है उसको फाड़ा तरीके से आपको याद कर लेनी है। चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रदर्शित करता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रदर्शित जो है करता है चुंबकीय गुण को, आकर्षण गुण को, प्रतिकर्षण गुण को, या फिर विद्युत बल को। सबसे बढ़िया प्रश्न है और आपको बढ़िया क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से जवाब देना। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय गुण को, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ये नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय गुण को, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे शानदार तरीके से जवाब कौन देते हैं, कौन स्टूडेंट, वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार, कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन जो है वह नहीं कर सकते हैं, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है कि बादलों के दिन नहीं कर सकते हैं, जो बादल छा जाते हैं उस दिनों में नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको याद करते जाना है और आपको एकदम इस साल परीक्षा में आपको धमाका चलना है। काफी गजब, काफी लाजवाब होगा आपके एग्जाम में, सब यही प्रश्न आएगा, इससे बाहर प्रश्न पूछे जाने वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो लाइक में कंजूसी नहीं यार, फटाफट से लाइक कीजिए। तो लाइक करने से आपको कोई भी नुकसान होगा यार, मेरा मनोबल बढ़ेगा, फटाफट से कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है ना, यह यौगिक जल में विलीन है, यह तत्व क्या हो सकता है। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है यार। तो बढ़िया प्रश्न को किससे बढ़िया तरीके से जवाब देना है, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यौगिक जल में विलीन है, यह तत्व जो है क्या हो सकता है। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की कैल्शियम हो सकता है। वो क्या हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपका स्क्रीन पे क्या कह रहा है, जो कि सबसे लाजवाब प्रश्न है। बिल्कुल, तो प्रश्न क्या कह रहा है यार कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप किया जाता है, क्यों किया जाता है, आखिर इसका जो कारण होता है वह कारण क्या होता है, आपको ये बताना है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है, आपको ये बताना है क्यों होता है। क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक जो अधिक क्या होती है, अभिक्रियाशील होती है। ये बात आपको याद करके रखनी है कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्या होती है, क्रियाशील होती है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा वो सी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बिल्कुल बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार प्रश्न। क्या कह रहा है कि कौन वैद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। वाह क्या बात है, सुचालक आपको बताना है, क्या चीज, सुचालक, कुचालक नहीं, सुचालक आपको बताना है।
तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दी गई है और 4 ऑप्शन को आपको सही ढंग से देकर के बताना है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तो बी नंबर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि कौन विद्युत का स्वतंत्र चालक है, ईजीएफ का जो विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रश्न जो है वो प्रश्न कह रहा है कि इथेन का आणविक जो सूत्र होता है वो आपको पता होनी चाहिए। कि ये भी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि इथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा कि C2H6 होती है। क्या होती है, C2H6 होती है। तो कह रहा है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H है, इसमें क्या चीज है, 6 सहसंयोजक अबंध है या फिर 7 सहसंयोजक अबंध है या फिर 8 सहसंयोजक अबंध है या फिर 9 सहसंयोजक अबंध है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की 7 सहसंयोजक अबंध होता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर इसका दिया गया है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है। ईंधन के रूप में किसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इसमें से कौन ऐसा यौगिक है जिसे हम लोग ईंधन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, इथेनॉल का उपयोग कर सकता है। कौन बच्चे दिया है जवाब, बहुत बढ़िया शानदार, सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए याद नहीं है तो गेस कीजिए, और गेस कीजिए जब बताएंगे तो याद कर, इस प्रकार से आपको याद हो। देखिए टेस्ट अगर दीजिएगा मतलब नीचे कमेंट में करके आपको बताते रहिएगा हमारे बताने से पहले, तो समझिए कि आपका इससे याद बहुत इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। आपको जवाब देना है बिल्कुल वह है नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी है, वह नाभिकीय ऊर्जा है। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये आपका सी नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल चलिए अभी तक जितने भी बच्चे लाइक नहीं किया, लाइक करने में यार कंजूसी नहीं यार, फटाफट से करो ना यार। सभी बच्चे क्यों नहीं करते हो यार, बिल्कुल यार आपसे बस एक लाइक छोटी सी मांगी जा रही है, लाइक कर दीजिए, जैसे कि मनोबल बढ़ती है। इससे लगता है ना कि आप बच्चों को पसंद आ रहा है इस चीज और काफी अच्छे तरीके से आप इंटरेस्टिंग है इस चीज को देखने के लिए, तो हम काफी ज्यादा मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो है वह क्या चीज है, आपको ये बताना है। जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपको इसका जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की यूरेनियम। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यूरेनियम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। देखते हैं कि कौन बच्चे इसका सबसे बढ़िया जो है वह सबसे अच्छे तरीके से इसका जवाब दे पाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि जिन शब्द का प्रस्तुत जो है वो किसने किया था, जो जोहान्स ने किए थे। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ करके याद कीजिएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिसके सफेद पुष्प थे से कराया। इसकी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु यहाँ पे आगे कह रहा है कि आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे को आनुवंशिकता की रचना जो थी वो निम्न में से किस प्रकार से थी। आपको ये 4 ऑप्शन है और इस देखिए अगर आप केवल ऑप्शन आप आंसर को केवल याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन घुमाया नहीं जाएगा और जैसा ही आएगा आपको फटाफट तरीके से जवाब दे देनी है। बिल्कुल इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल 52 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी और डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए डब्ल्यू डब्ल्यू 2 डब्ल्यू है यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि समझात, यहाँ पे जो है अगला प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है। जो आपको यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है। पहला देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कि हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद और हमारे दांत तथा हाथी के दांत और आलू एवं घास की। जो यहाँ पे कह रहा है कि
हाँ, 4 ऑप्शन यहाँ पे उपयुक्त जो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिया गया है वो काफी बढ़िया जो है ऑप्शन भी दिया गया है। और आपको यहाँ से देखिए सोच समझ के क्या इसका जवाब देनी है। इसकी समजात अंगों का जो उदाहरण है इसमें से इस वक्त कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो बिल्कुल ये जो है वह तीनों है। ठीक है, यानी कि हमारे हाथ कुतरे के हाथ हमारे हाथी के हाथ ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन जो डी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हम सभी का जो अगला नंबर प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो देख सकते हैं ये रहा हम लोग का अगला प्रश्न और प्रश्न हम सभी का जो है वह कह रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न के विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। और इसमें क्या करते हैं बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं क्योंकि देखिए बहुत जगह गेस पेपर वगैरह में इसका आंसर जो है गलत दिया हुआ है। तो आप याद कर लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। वैसे आप गेस कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारे सबसे जो किससे अधिक समानता होती है। तो देखिए सभी बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन बी पे टिक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी पे टिक करते हैं, लेकिन इसका जो बी नंबर सही जवाब नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर के चीन के विद्यार्थी। देखिए यहाँ पे विकासीय दृष्टिकोण से बात की जा रही है, किससे बात की जा रही है, विकासीय दृष्टिकोण से बात की जा रही है। तो जब भी विकासीय दृष्टिकोण से बात की जाएगी तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न बहुत ही शानदार है। कह रहा है कि निम्न में कौन जो है अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि अनिम्नीकरणीय पदार्थ है डीडीटी, कागज, व्हाइट मल या फिर इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसको आपको सही तरीके से आपको जवाब देना है बिल्कुल। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे कागज होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कागज यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की नाभिकीय ऊर्जा। वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि नाभिकीय ऊर्जा वो हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे शरीर में पीएच जो है कितने परास के बीच कार्य करता है। तो याद करके रखिएगा कि 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच जो है वह परास के बीच कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है, आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हम सब क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जो होगी वह जल के साथ अभिक्रिया करेगी। ठीक है, काफी शानदार प्रश्न है, इसका जवाब आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बिल्कुल हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, याद करते जाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बिल्कुल मजा आ रहा है आप सभी को, नीचे कमेंट करके फटाफट से बताते रहिएगा, कमेंट करना ना भूलेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बने यौगिक होते हैं वह यौगिक आखिर में कहलाते क्या है। तो आपको जवाब देना है, बिल्कुल वो कहलाता है वैद्युत संयोजी। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वह क्या होता है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर जो दिया गया है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि CaCO3 होता है। ऑप्शन का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसको जवाब देना आपका इसका कि कापर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर इसके सतह पर कापर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग जो होता है वह कैसा होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि कापर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कापर ऑक्साइड की क्या परत जम जाती है, एक परत जम जाती है। इस परत का रंग जो होता है वह कैसा होता है, आपको ये बताना है 61 नंबर प्रश्न का। बिल्कुल इसका जो रंग होता है वह काला होता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है ये इसका बी नंबर, इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे सोच समझ के जवाब देना है, पहला ही चैप्टर से ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अभिक्रिया CeO प्लस H2 से बनता है CeO प्लस H2O में किस प्रकार किसका अपचयन हो रहा है। देखिए अपचयन किसका हो रहा है, देखिए अपचयन दो प्रकार का होता है। तो उपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की ह्रास होती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसमें अपचयन, इसमें यानी कि किसमें ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है, किसमें कमी हो रही है। तो CeO में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद ऑक्सीजन हट जा रहा है, यानी कि केवल कॉपर बच रहा है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बी नंबर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला जो प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन जो परत है वो पाई जाती है, आपको ये बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको जो है वो दिया गया है और आपको सोच समझ करके जवाब देनी है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा कि एस्ट्रोस्फीयर में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। एक जलीय आहार श्रृंखला जो है वह कौन है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आप बहुत ही शानदार तरीके से सोच समझ करके जवाब दीजिएगा कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की। यहाँ पे देखिए जलीय आहार श्रृंखला की बात की जा रही है, तो जलीय में यहाँ पे शैवाल से जलीय कीट, जलीय कीट से हो जाएगा मछली, ठीक है। और यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मनुष्य दिया गया, यहाँ पे घास दिया गया है, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि केवल जल में बात की जा रही है। तो शैवाल हो जाएगा, जलीय कीट हो जाएगा, उसके बाद मछली हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या हो सकती है। देखिए लाल को नीला कर देता है, तो लाल को नीला वही करेगा जो क्षार होगा, क्योंकि अम्ल तो क्या कर देता है, नीला को लाल कर देता है। तो ये लाल को नीला कर रहा है यानी कि क्षार होगा, तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी नंबर में है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल याद करते जाना, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, यही सभी क्वेश्चन आएगा, आपको याद करना है। जब भी प्रश्न आएगा आपको फटाफट तरीके से इसका जवाब दे देनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 66 नंबर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है यार, कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा जो अवलोकन है वह सही है। देखते हैं कि सबसे तेज जवाब इसका कौन देते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, कि यह सिरका सी गंध देती है। यह क्या होती है? कि यह सिरका जैसी गंध देती है। तो फटाफट से वीडियो को बिल्कुल लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है फटाफट से। और DLS एजुकेशन, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे आपको बता दें, आप जो है मार्केट से DLS एजुकेशन का बुक आप ले लीजिएगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, या फिर मॉडल पेपर का। यह मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है, इसको आप खरीद लीजिएगा या फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और सबसे जरूरी है कि आप गूगल को खोल करके DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, ठीक है, DLS एजुकेशन। क्या सर्च करेंगे? DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है, तो आपके सामने क्या आएगा? DLS एजुकेशन ऑफिशियल। बिल्कुल DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट वगैरह सब चीज आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद जो है वह डालने पर पत्ती का जो रंग हो जाता है वह किस प्रकार से हो जाता है। क्या वह गुलाबी होता है, नीला होता है, नीला या काला होता है, या फिर काला होता है। जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपको इसका जवाब देना है। प्रश्न क्या है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद जब डालते हैं तो डालने पर पत्ती का जो रंग हो जाता है वो रंग जो है वह कैसा हो जाता है। बिल्कुल जो उसका रंग हो जाता है वह नीला और काला हो जाता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। निम्न में से कौन से समूह में केवल जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ है, आपको ये बताना है, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन बताना है, ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आपको क्या होगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, फलों के छिलके, केक या नींबू का रस। निम्नीकरण जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन से है? फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और यहाँ पे प्रश्न हम सभी का देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा के स्रोत है। कोयला और पेट्रोलियम जो है किस प्रकार की ऊर्जा के स्रोत है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपको इसका जवाब देना है। बिल्कुल तो हो जाएगा अनिम्नीकरणीय, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला जो प्रश्न हम सभी का वह क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत होते हैं वह कौन से है। ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत है वो कौन से है, आपको ये बताना। 70 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उपयुक्त सभी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी नंबर होना चाहिए, भूतापीय ऊर्जा केवल, ठीक है।
यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज आपको समझा देते हैं, क्लियर हो जाए, जिससे कि आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो। देखिए अगर उदासीन विलयन की बात करता है और अम्ल और क्षार की बात करता है तो ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे वैसे आपको बता दें कि इसका आंसर तो सी नंबर बी नंबर होगा कि 7 होगा, लेकिन एक चीज याद कर लीजिएगा, आपको 3 क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएगा। पहला पूछता है कि अम्ल का जो है पीएच वैल्यू कितना होता है, ठीक है, तो उसका बताइएगा 7 से कम। कितना होता है, 7 से कम। यदि क्षारक का पूछेगा, क्षार का पूछेगा, ठीक है, तो होता है 7 से अधिक, ठीक है, क्या होती है, 7 से अधिक होती है, ठीक है। लेकिन अगर वही पूछ देता है कि उदासीन का, जैसे कि यहाँ पे पूछा है उदासीन, तो उदासीन का होता है आपका केवल 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। तो ये बात आप याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से लवण है। लवण इसमें से जो है वह कौन है, जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप देख सकते हैं जो K2SO4 जो दिया गया है, ये आपके एक प्रकार के लवण है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के जवाब दीजिएगा, जवाब देने का प्रयास कीजिए, फटाफट तरीके से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर जाएंगे नुकसान हो सकती है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है, क्योंकि यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है, अधातु इसमें से कौन है, तो हो जाएगा कार्बन। कार्बन क्या है, एक अधातु है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, वह अधातु है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है, निम्न में से कौन जो है उपधातु, इसमें से आपको उपधातु का नाम बताना है, ठीक है। अब हम लोग 74 नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं, काफी अब कम क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें मॉडल पेपर में, इस मॉडल पेपर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा कि जी है, ठीक है, गैलियम है ना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, फटाफट तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न देखिए कह रहा है कि मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। बिल्कुल सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और फटाफट तरीके से जितना जल्दी हो सके देखिए जवाब देने का प्रयास कीजिए कि मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का जो आधार है वह क्या चीज है। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है हमसे भी प्रश्न कि आबंध बनते समय अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अतः यह विद्युत के क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, या फिर ये सभी कथन सत्य है। क्या होगा, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो बिल्कुल जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वह ऋणात्मक होते हैं। वो कैसे होते हैं, तो वह ऋणात्मक होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन सी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम सभी का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, एक समान है, भिन्न प्रकार है, अस्थायी अस्थायी है, या फिर सभी कथन सत्य है। किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तो क्या होगा, बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा कि एक समान है, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा जो आवर्त है अभी तक अधूरा है, तो वह कौन सा है, वह 7वां आवर्त है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। याद करते जाएगा, जिन भी बच्चों को याद नहीं होगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इस क्वेश्चन को छोड़ करके जाते हैं तो नुकसान हो जाएगा। याद कर लीजिएगा जरूरी से, कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो आपको याद करके रखना है कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है आपका सही उत्तर जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमीबा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, आपको इसे याद कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश जो संश्लेषण है वह होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, या फिर सुबह शाम, ठीक है। तो याद करके रखना आपको, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, सूर्य की उपस्थिति में ही होता है। तो सूर्य की उपस्थिति कब रहेगी, दिन में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये रहा आपका पूरे के पूरे 80 प्रश्न, जो कि काफी लाजवाब प्रश्न था। जितने भी प्रश्न आपको याद नहीं थे उन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा और वीडियो को हो सके तो एक बार और देख लीजिए, जिससे कि दिक्कत न हो और पूर्ण पे याद कीजिए। यही सभी प्रश्न है और आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का लगभग 5 मॉडल सेट हम आपको कराने वाले हैं। यह मॉडल सेट आपका 1 है, जो कि काफी शानदार था। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, चैनल में पहले बार सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे से आपको वीडियो मिल सके।